हाय, हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ब्रिक बीट्स एंड बोन को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये ब्रिक बीट्स एंड बोन का ये हमारा आखिरी वीडियो है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 4-5 वीडियो बना चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हड़प्पन्स के। इस चैप्टर में जनरली हम लोगों को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ही पढ़ना। तो हड़प्पन्स लोगों के हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्शन, उन लोगों के सील्स का मकसद क्या होता था, क्यों बनाई जाती थी, वेट एंड मेज़र, इन सब सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इन लोगों के स्क्रिप्ट के बारे में। इसके अलावा हम लोग देखेंगे गवर्नेंस के बारे में, क्या यहाँ पर कोई राजा था या फिर बहुत सारे राजा था या डेमोक्रेटिक तरीके से हुकूमत इन लोगों की चलती थी, गवर्नेंस कैसा था, कौन कंट्रोल करता था। और फिर फाइनली हम लोग इसके रिलीजियस बिलीफ और अलेक्जेंडर कनिंघम की क्या क्या गलतफहमी थी, अलेक्जेंडर कनिंघम को गलतफहमी क्या हो गया था, और फिर आखिरी में इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पन के स्क्रिप्ट से। तो हड़प्पन के स्क्रिप्ट को देखें। स्क्रिप्ट किसको कहते हैं पहले इसको समझिए। एक होता है लैंग्वेज और दूसरा होता है उस लैंग्वेज का जो फॉर्म दिया जाता है, उस लैंग्वेज को जिस चीज़ में लिखा जाता है, जैसे लिखा जाता है, तो उसको स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो इन लोगों का लैंग्वेज था, इसीलिए ये सिविलाइजेशन थी। लैंग्वेज था, कम्युनिकेशन भी करते थे, उस कम्युनिकेट करते थे ओरली, रिटन दोनों। बहुत सारी चीज़ जो है लिखी हुई मिली है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिला, कोई बुक्स नहीं मिला, लेकिन सील्स पर, मोहरों पर या और भी बहुत सारे जगहों पर लिखी हुई चीज़ें सब मिली है। ठीक है, जो लिखा हुआ जो उसका सिंबल है उसी को हम लोग जो है स्क्रिप्ट कहते हैं। तो देखिए क्या है, हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज पिक्चोरियल। ये याद रखना है, स्क्रिप्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हड़प्पन लोगों का जो स्क्रिप्ट था वो उसमें कुछ पिक्चर्स वगैरह सब भी बने हुए थे, जैसे बुल्स वगैरह के हैं, जो यूनिकॉर्न एक जो सबसे ज़्यादा जो पाया गया यूनिकॉर्न, वन हॉर्न जो एनिमल था यूनिकॉर्न, उसका पिक्चर वगैरह है। तो हड़प्पन सील्स पर या हड़प्पन स्क्रिप्ट में जो देखते हैं, हड़प्पन स्क्रिप्ट कैसा था, पिक्चोरियल था, पिक्चोरियल स्क्रिप्ट था। मतलब उस स्क्रिप्ट पर बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह सब भी बने हुए थे। इट हैड अराउंड 375 to 400 साइन। ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट। जैसे हम लोगों के अल्फ़ाबेट में 26 जो है वो अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, तो वैसे ही इनके स्क्रिप्ट में 375 से 400 साइन जो है वो पाया गया है। इसके स्क्रिप्ट में 375 से 400 साइन जो है वो पाया गया है। ये है, आगे देखिए, इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती थी, राइट से लेफ्ट तरफ लिखी जाती थी। हम लोग अभी कैसे लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं लेफ्ट से राइट, लेकिन ये लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा करते थे। ठीक है, आगे देखिए, द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसिफर्ड टिल डेट। बोला जाए स्क्रिप्ट तो थी, लेकिन उस स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है कि वो कौन से भाषा या कौन से स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, वो स्क्रिप्ट क्या था। जैसे आज के डेट में हम लोग देखते हैं, जो हिंदी लिखते हैं तो देवनागरी स्क्रिप्ट है, वो इंग्लिश लिखते हैं तो रोमन में लिखते हैं, या और पंजाबी है तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है। तो अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग स्क्रिप्ट जनरली होता है। तो इन लोगों का लैंग्वेज कौन से स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, वो जो लिखी हुई सिंबल सब है वो उन सब चीज़ों को समझा ही नहीं जा सका कि आखिर कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी। तो लिखी हुई कोई भी चीज़ नहीं समझा जा सका है, इसीलिए सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही हम लोगों के पास जो है ना वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए। देखिए, विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द मिस्टिकल स्क्रिप्ट। इसीलिए हड़प्पन स्क्रिप्ट को मिस्टिकल स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो डिसिफर्ड मतलब होता है समझना। तो ये लिखा होता है, स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसिफर्ड टिल डेट, विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मिस्टिकल स्क्रिप्ट। इसीलिए इसको मिस्टिकल स्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो देखिए, हड़प्पन स्क्रिप्ट की क्या खासियत थी, हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज पिक्चोरियल। फिर से बता रहा है, इट हैड अराउंड 375 to 400 साइन। 375 से 400 साइन जो है वो उस पर हैं। जैसे हमारे अल्फ़ाबेट में जो है ना वो 26 लेटर हैं, तो इन लोगों के स्क्रिप्ट में 375 से 400 साइन तक है। मतलब किसी किसी में 375 है और कहीं कहीं पर जनरली ये वेरी कर रहा है कि 400 के करीब है, 375 से 400। इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। इन लोगों का स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अब देखिए, बुस्ट्रोफेदेन एक वर्ड इस्तेमाल हुआ, बुस्ट्रोफेदेन। बुस्ट्रोफेदेन मतलब कि इन लोगों की स्क्रिप्ट जो लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। शुरू तो होती थी राइट टू लेफ्ट की तरफ, लेकिन और फिर यहाँ से ऐसे इस तरफ जो है लिखी जा रही है, फिर यहाँ ख़त्म हो रहा है तो उससे इस तरफ लिखी जा रही है, फिर यहाँ ख़त्म हो रहा है तो फिर हम यहाँ से नहीं ला करके लिख रहे हैं, इस ऐसे लिखी जा रही है।
रही है, तो दोनों तरफ से लिखी जा रही है। इसीलिए इनके स्क्रिप्ट को बूस्ट्रोफेदेन भी कहा गया। जैसे हम लोग लिखते हैं तो इस तरफ से इस तरफ लिखते हैं, और फिर जब लाइन ख़त्म होता है तो यहाँ से फिर दूसरे तरफ से लिखना शुरू करते हैं, फिर इस तरफ से लिखना शुरू करते हैं ख़त्म होने के बाद। लेकिन इन लोगों की स्क्रिप्ट इस तरफ से इस तरफ लिखी गई है, और फिर यहाँ से इस तरफ लिखी गई है, फिर इसके बाद इस तरफ से लिखी गई है, तो दोनों तरफ से लिखी गई है। हाँ, शुरू कहाँ से होता है? राइट टू लेफ्ट शुरू होता है, तो ये याद रखना, ठीक है। द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड टिल डेट, अभी तक स्क्रिप्ट को पढ़ा या समझा नहीं जा सका है, ठीक है। विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द मिस्टिकल स्क्रिप्ट, इसीलिए इसको मिस्टिकल स्क्रिप्ट कहते हैं। और मिले कहाँ पर है? तो ज़्यादातर ये जो सिंबल्स हैं या ज़्यादातर जो ये पिक्चोरियल है, ये जानते हैं, तो ज़्यादातर सिंबल और पिक्चर्स जो रिटन फॉर्म में है वो मोहरों पर लिखी गई है, मतलब जो मोहर वगैरह हैं, सील्स वगैरह हैं, उन सब पर लिखी गई है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गवर्नेंस इन हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन लोगों में हुकूमत कैसे होती थी, गवर्नमेंट जो है वो कैसे चलती थी, हुकूमत करने के लिए क्या सभी अपनी अपनी मर्ज़ी से काम करते थे या कोई ना कोई इन लोगों को कंट्रोल करता था। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको देखने के बाद पता लगेगा कि शायद इसको लोग कंट्रोल करते रहे होंगे। जैसे प्लान्ड वे में इन लोगों का जो है बिल्डिंग बना हुआ, प्लान्ड वे में जो है पहले प्लानिंग करके पहले रोड्स छोड़े गए हैं, ठीक है, रोड्स के लिए जो है लेआउट तैयार किया गया है, वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम है, एक लाइन से घर बनाया गया है। तो इसके अलावा वेट एंड मेजर करीब करीब एक जैसा है, सभी जगहों पर ब्रिक्स का साइज एक जैसा है। तो इन सब चीज़ों से पता लगता है कि शायद इन लोगों को कोई ना कोई कंट्रोल करता रहा होगा। क्यों लोग कंट्रोल नहीं करें तो जिसकी मर्जी जहाँ से घर बना ले, जिसकी मर्जी रोड पर बना ले, तो अगर कोई नहीं कंट्रोल करता रहा होगा तो इतने प्लान तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें नहीं होती जितने सिस्टमेटिक तरीके से जो है देखा गया। तो क्या सब है सिस्टमेटिक तरीके से? वेल प्लान्ड जो है इन लोगों का सेटलमेंट है, जैसे लग रहा है कि आबादी पूरी प्लानिंग के तहत बसाई गई है। इसके बाद जो है ना पहले रोड छोड़ा गया है, इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, तब जो है वो बस्तियां वगैरह सब बसी है। ब्रिक्स के साइज सभी जगह पर एक जैसे हैं, बहुत सारे मटेरियल सभी जगहों पर एक जैसा, वेट एंड मेजर भी बहुत सारे जगहों पर एक जैसा। तो इन सब चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि शायद इन लोगों को कोई ना कोई कंट्रोल करता रहा होगा, और वो कंट्रोल कैसा था, गवर्नेंस इन लोगों का कैसा था, तो इन चीज़ों को देखते हैं। देयर आर द डिफरेंट, अब देखिए देयर आर द डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द गवर्नेंस इन द हड़प्पन कल्चर। बोला जा रहा है कि हड़प्पन जो है जो आबादी थी या इन लोगों का जो रहन सहन था उसमें हुकूमत कैसे की जाती थी, गवर्नेंस को लेकर के, या इन लोगों पर कंट्रोल कैसे किया जाता था। तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कोई कंप्लीट जानकारी नहीं है। कोई सभी हिस्टोरियन एक राय नहीं रख रहे हैं, अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग राय रख रहे हैं। तो देखिए देयर आर डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द गवर्नेंस इन हड़प्पन कल्चर। बोला जा रहा है कि अलग अलग हिस्टोरियन की अलग अलग राय है। सम आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द सिचुएशन ऑफ द एवरी वन वॉज नॉट नॉर्मल इन द हड़प्पन सोसाइटी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि सभी लोगों की हालात हड़प्पन सोसाइटी में एक जैसी नहीं थी। जैसे कि हम लोग देखे थे कि आबादी दो हिस्से में बसी हुई है, सीटाडेल है और लोअर टाउन है। तो सीटाडेल में शायद सीटाडेल जो ऊंची आबादी थी, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग वहाँ पर रहते रहे होंगे, और लोअर टाउन जो देखते हैं कि आम कॉमन लोगों की है, तो कहीं ना कहीं मतलब इक्वलिटी नहीं था। कुछ न कुछ लोग थे जो इन्फ्लुएंशियल थे, शायद ये लोग कंट्रोल करते रहेंगे, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो है लोअर टाउन में रहते थे, आम लोगों के जैसा था। इसके अलावा हम लोग देखे थे बरियल्स वगैरह में भी कि कुछ सोशल डिफरेंसेस था। कुछ अमीर जो है मतलब कुछ कब्रों में बहुत सारे ज्वेलरी, गोल्ड्स और जो है एक्सपेंसिव चीज़ें सब भी मिली है। कुछ कब्र जो है वो सीमेट्री है और कुछ जो है वो कॉमन लोगों के जैसा है। इसके अलावा लग्जरी आइटम में भी हम लोग देखे थे कि जो है ना, या गुड्स जो आर्कियोलॉजिकल जो ऑब्जेक्ट पाई गई है जिसको आर्टिफैक्ट कहते हैं, उसकी स्टडी में भी ये पता लगता है कि कुछ सामान सभी जगहों पर पाया गया था, कुछ सामान कुछ ही जगहों पर पाया गया था। तो लग्जरी आइटम कम पाए गए हैं, और जो है कॉमन अवेलेबल जो चीज़ें हैं जो आम लोगों की यूज़ की है वो बहुत सारी जगहों पर पाए गए। तो इन सब चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि सभी की हालत एक जैसी नहीं थी, सभी की सिचुएशन एक जैसी नहीं थी, इक्वलिटी नहीं था। कुछ लोग शायद कंट्रोल करने वाले रहे होंगे, गवर्नमेंट में रहे होंगे, और कुछ और बाकी आम लोग रहे होंगे। देखिए देयर वॉज नो वन रूलर, कहा जा रहा है, कुछ दूसरे हिस्टोरियन कहते हैं कि कोई एक रूलर नहीं था इन द हड़प्पन, बट मोर देन वन रूलर। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरे हड़प्पन की जो आबादी थी, जितनी आबादी है, अलग अलग सेटलमेंट है, तो उन सब का कोई एक राजा नहीं रहा होगा। ये हिस्टोरियन अंदाज़ा लगा रहे हैं, कहीं पर कोई पुख्ता या कोई कंक्रीट सबूत नहीं मिला है कि कोई एक रूलर नहीं रहा होगा।
कि एक से ज़्यादा रूलर्स रहे होंगे अलग अलग जगहों के को अलग अलग तरीके से कंट्रोल, अलग अलग लोग जगहों को अलग अलग रूलर कंट्रोल करता रहा होगा। अब ये रूलर्स के बारे में ये पता नहीं है कि रूलर्स चुने जाते थे या फिर वो खुद बन जाता था, किंग्स होता था, इन सब चीज़ों पर कोई क्लियर कट जानकारी नहीं है। हड़प्पन वॉज द स्टेट, कुछ हिस्टोरियन का कहना, हड़प्पन वॉज द स्टेट बिकॉज बीइंग स्प्रेडेड ओवर सच अ लार्ज साइज। बोला जा रहा है कि हड़प्पन लोगों की एक जैसी हुकूमत थी, एक कंट्री टाइप का रहा होगा जहाँ पर सभी जगहों पर एक जैसी एडमिनिस्ट्रेशन है। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि इतने बड़े एरिया में फैला हुआ 12,99,600 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर और अलग अलग शहर हैं, अलग अलग आबादियां हैं, इन सब आबादियों में जो है बहुत सारी चीज़ें एक जैसी है। देखिए, हड़प्पन वॉज द स्टेट बिकॉज बीइंग स्प्रेडेड ओवर सच अ लार्ज साइज द एंटायर रीजन हैड मेनी सिमिलरिटीज़। बोला जा रहा बहुत सारे रीजन्स में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर मिली है। ठीक है, कैसे? जैसे किन किन चीज़ों में? प्लांट सेटलमेंट, आबादी के तहत बस्ती बसाई गई है। दूसरी बात, ब्रिक्स के साइज सभी जगहों पर एक जैसे मिले हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी एक जैसा है कि ज़्यादातर जगहों पर सीटेडल, लोअर टाउन्स इस टाइप का है। एंड द वे ऑफ लाइफ, और लोगों का ज़िंदगी जीना, और बहुत सारे जो हैंडीक्राफ्ट के मटेरियल्स हैं उन सब चीज़ों में जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह में भी सिमिलरिटीज़ बहुत जगह पर पाई गई है। तो ये याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर आपको क्यों लगता है कि हड़प्पन्स में कोई ना कोई रूलर या कोई ना कोई गवर्नमेंट रहा होगा जो इन लोगों को कंट्रोल करता रहा होगा। तो इन लोगों की जो एक्स्ट्रा सिमिलरिटीज़ देखी गई है, जो प्लानिंग के तहत आबादी बसाई गई है, ब्रिक्स का साइज सभी जगहों पर एक जैसा है, या और भी चीज़ें जो हम देखते हैं उन सब चीज़ों से पता लगता है कि कोई ना कोई कंट्रोल करता रहा होगा। अगर कंट्रोल नहीं करता तो इन लोगों की आबादी इतने प्लान्ड तरीके से, वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, वेल प्लान्ड रोड एकदम सीधे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, ठीक है, आबादी लग रहा कोई प्लानिंग के तहत बसाया गया है। बहुत सारी चीज़ों में सिमिलरिटीज़ पाया गया है। बहुत सारे जगहों पर जो अलग अलग सामान मिला उन सब सामान में भी सिमिलरिटीज़ है, ठीक है, उसके शेप, साइज़ वगैरह सब में भी। तो इन सब चीज़ों से लग रहा है कि शायद इन लोगों को कोई ना कोई कंट्रोल करता रहा होगा। इस बातों की कोई जानकारी नहीं है कि कोई एक किंग था या एक से ज़्यादा था। इसके अलावा क्या किंग को चूज़ किया जाता था या जो है लोग अपॉइंट करते रहे होंगे हुकूमत करने वाले लोगों को, तो कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं इन लोगों के रिलीजियस बिलीफ पर कि आखिर ये लोग रिलीजियस बिलीफ में किस चीज़ को मानते थे और क्या प्रैक्टिस करते थे। तो रिलीजियस बिलीफ का देखिए, इट इज़ बिलीव दैट द पीपल ऑफ द हड़प्पन वर्शिप द नेचर। मतलब ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन लोग नेचर को वर्शिप करते रहेंगे। नेचर किसको बोलते हैं? जो कुदरती चीज़ों को, हवा, पानी, इसके अलावा सूरज, बारिश, इसके अलावा और भी जो कुदरती जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को शायद पूछते रहे होंगे। तो ऐसा लग रहा है। तो क्या है? इट इज़ बिलीव दैट द पीपल ऑफ द हड़प्पन वर्शिप नेचर। मतलब ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन जो है वो कुदरत को, नेचर को पूजते रहे होंगे, प्रकृति को पूजते रहे होंगे। रिचुअल सीन्स हैव बीन फाउंड इन सम प्लेसेस। बोला जा रहा है कि बहुत सारे जगहों पर रिचुअल्स के, रीति रिवाज जो है वो परफॉर्म करने के वो सीन मिले हैं, बहुत सारी निशानियाँ मिली है कि शायद लोग जो है रिलीजियस तो थे, कुछ न कुछ रिचुअल्स वगैरह जो है वो परफॉर्म करते थे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें सब मिली है। ट्रीज प्लांट हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द मोहर। ठीक है, ट्रीज और प्लांट मतलब पौधे और पेड़ पौधे को भी शायद ये लोग पूछते रहे होंगे क्योंकि नेचर को पूछते थे। तो क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधों के मोहरों पर बहुत सारे निशान मिले हैं। तो जनरली जो पवित्र चीज़ होता है, जो पाक होता है, जिसकी हम इज्जत करते हैं, उन सब चीज़ों को एज ए सिंबल के तौर पर मोहर पर या कुछ स्पेशल चीज़ों पर हम प्रिंट करते हैं। अब देखिए, अ स्टैचू ऑफ वुमन laden with the jewelries have been found which was called देवी। बोला जा रहा है एक जो है वुमेन्स को, एक वुमेन्स का स्टैचू मिला है जिसके जो है बदन पर बहुत सारे गोल्ड और ज्वेलरीज हैं, ठीक है, जिसको देवी कहा जाता था। ह्यूज बाथरूम हैव बीन फाउंड इन द एरिया सच एज कालीबंगन, लोथल विच वर यूज्ड फॉर द मास बाथर्स। बोला जा रहा है कि कालीबंगन में और लोथल्स में बड़े बड़े बाथरूम मिले हैं। शायद वहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ बाथिंग करते रहेंगे, रिचुअल पर्पज से नहाते रहेंगे, जैसे आज के डेट में गंगा स्नान वगैरह होता है कि बहुत सारे लोग एक स्पेशल ओकेज़न पर एक साथ जो है वो स्नान करते हैं या नहाते हैं या कोई रिचुअल्स इस तरीके की परफॉर्म करते हैं। तो कहाँ मिला है ये? कालीबंगन में और लोथल में। सम स्टैचू शोज अ पर्सन सिटिंग इन योजिक पोज। बोला जा रहा है कुछ मूर्तियाँ, कुछ स्टैचूज ऐसे भी मिले हैं जिसमें जो है कुछ लोगों को ऐसे दिखाया गया है कि वो बैठे हुए शांति से योजिक पोज में, ठीक है, और जो है वो मेडिटेशन टाइप का कर रहे हैं।
आगे देखिए, सम स्टोन्स वर फाउंड विच वाज आइडेंटिफाइड एज शिवलिंग, कुछ स्टोन्स भी मिले हैं तो उनको ऐसा समझा गया कि शायद वो शिवलिंग हुआ करता था, जिसको लोग पूछते रहेंगे। इट इज़ बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि दे वर्शिप द शिव, ठीक है, द मेन डाइटी ऑफ द हिंदुइज्म। ऐसा माना जाता है कि शायद ये लोग शिव को पूजते रहे होंगे, जो कि हिंदुइज्म धर्म में मेन गॉड हुआ करता था, ठीक है। तो रिलीजियस बिलीफ में क्या था, रिलीजियस बिलीफ अलग अलग रिलीजियस बिलीफ है लोगों का। कुछ लोग जो है वर्शिप में नेचर को वर्शिप करते थे, इसके अलावा बहुत सारे रिचुअल्स की निशानियां वगैरह मिली हैं। कुछ लोग जो है पेड़ पौधे को पूजते रहे होंगे, उनका भी साइन मिला है जो है मुहर पर। इसके अलावा स्टैचू ऑफ वुमेन भी मिला है गोल्ड और ज्वेलरी से लेडेंस। इसके बाद जो ह्यूज बाथरूम मिला है कालीबंगन में और लोथल में, और इस बाथरूम से जो है इस बाथरूम में शायद बहुत सारे लोग एक साथ रिचुअल्स परफॉर्म करते रहेंगे। इसके बाद सम स्टैचू शोज अ पर्सन सिटिंग इन योजिक पोज, बोला जा रहा कुछ स्टैचूज ऐसे भी मिले हैं जहाँ पर लोग रहते, मतलब जिसमें दिखाया गया है कि एक योजिक पोज में मतलब मेडिटेशन करते हुए जो है कुछ लोगों की निशानी मिली है। सम स्टैचूज वर फाउंड विच वर आइडेंटिफाइड एज शिवलिंग, कुछ स्टैचूज ऐसे भी मिले, कुछ स्टोन मिले हैं जिसको शिवलिंग के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया कि शायद ये शिवलिंग था, और ऐसा माना जाता है कि शायद लोग जो है शिव को पूजते रहेंगे, जो कि हिंदुइज्म में मेन डाइटीज है। अब हम लोग ये इसके बाद देखते हैं कनिंगम्स का इल्यूजन बोलते हैं गलत फहमी को। तो कनिंगम कौन था? कनिंगम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का पहला डायरेक्टर जनरल था। क्या नाम था? ASI का DG था, डायरेक्टर जनरल, और इसका पूरा नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। हम लोग पहले वाले वीडियो में देखे थे, अलेक्जेंडर कनिंगम इसका पूरा नाम था। तो अलेक्जेंडर कनिंगम पर क्वेश्चन पूछता है जनरली, एक नंबर में तो पूछेगा ही, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन में पूछेगा कि आखिर अलेक्जेंडर कनिंगम को क्या गलत फहमी हो गई थी, ठीक है। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्टडी में इसकी क्या गलत फहमी थी। तो देखिए, ही फेल्ट दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज नॉट अ बिग सिविलाइजेशन, इनकी ये गलत फहमी थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक बड़ा सिविलाइजेशन ये नहीं मान करके नज़रअंदाज कर दिया। जब इसके ज़माने में जब ये अलेक्जेंडर कनिंगम जब DG हुआ करता था ASI का, तो जो है हड़प्पन ज़माने की कुछ मोहरें इनके पास आई थी, जो कहीं कहीं पर एक्सकवेशन के पास मिला था। वो उन सब जो है सील्स को नज़रअंदाज कर देता है, और वो इसको वैदिक या लेटर वैदिक पीरियड का मान करके, या फिर 6th सेंचुरी BC जो जनपद और महाजनपद के दौर का मान करके उसको नज़रअंदाज कर देता है। इनकी ये गलतफहमी होती है, इनको ऐसा लगता है कि लेटर वैदिक और वैदिक, या फिर जो है हम उसके बाद का जो ज़माना है जनपद और महाजनपद के दौर के से पहले की इंडिया में कोई हिस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कि इससे पहले लोग बसा ही नहीं करते थे। इस तरीके का कन्फ्यूज़न होता है। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि वो हिस्ट्री को कुछ रिटन सोर्सेज से पढ़ने का कोशिश किया, और ख़ास करके जो चाइनीज़ और बुद्धिस्ट जो लिटरेचर थी, जो किताबें थी, जो बहुत सारे तीर्थ यात्री जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग यहाँ आए थे, बहुत सारे चाइनीज़ यहाँ आए थे नालंदा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ने के लिए, या बुद्धिस्ट धर्म के मानने वाले आए थे, और वो अपनी किताबों में इंडिया में जो सब चीज़ देखे उन सब चीज़ों को वो डिस्कस किए या लिखे। तो अलेक्जेंडर कनिंगम उन्हीं सब किताबों को पढ़ करके ये एज्यूम कर लिया कि इंडिया में इससे पहले जो 6th सेंचुरी BC या वैदिक लेटर वैदिक से पहले का कोई दौर नहीं है, यहाँ पे उससे पहले आबादी नहीं थी, लोग नहीं बसा करते थे। देखिए, he felt that हड़प्पन सिविलाइजेशन was not a big civilization, इनको ऐसा महसूस हुआ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बड़ी सिविलाइजेशन नहीं थी, बट स्मॉल सिविलाइजेशन थी, ठीक है, थोड़ी बहुत, मतलब नज़रअंदाज कर दिया। he failed to understand the हड़प्पन सील्स, बोला जरा जब हड़प्पन सील्स इनके पास आई, हड़प्पन मोहरा एक्सकवेशन के दौरान जो इनके पास आया, तो वो इसको नज़रअंदाज कर दिए। he failed to determine the period of the हड़प्पा के पीरियड को भी ये नज़रअंदाज कर दिए। he linked the हड़प्पन relics to the Vedic period and even though it was older, बोला जा रहा है कि हड़प्पन के जो है जो निशानियाँ मिले, हड़प्पन के जो रीमेंस वगैरह मिले, तो जैसे मोहरे हैं या और भी सारी चीज़ें एक्सकवेशन के दौरान जो मिले, तो ये उनको ये समझ लिए कि ये शायद वैदिक या लेटर वैदिक पीरियड के हैं, जबकि ये इससे काफ़ी पुराने वक्त का था। ही ओनली रिलाइड ऑन द रिटन एविडेंस दैट
लेड टू हिज मिस्टेक। बोला जा रहा है कि ये जो है रिटन सोर्सेज पर ही डिपेंड किया, रिटन सोर्सेज पर ही भरोसा किया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को ये नज़रअंदाज करता गया। इसी वजह से इससे ये गलती हो गई कि हड़प्पन के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाया, या ये इस बात को समझने में नाकामयाब हो गया कि पहले भी कोई सिविलाइजेशन थी, या हड़प्पन लोगों की सिविलाइजेशन को नहीं समझ पाया। द फॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हम लोग का आखिरी टॉपिक है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का फॉल कैसे हुआ, या हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में पता चलता है कि जिन जिन जगहों पर आबादियाँ वगैरह सब बसी थी, एक वक्त के बाद ऐसा पता लगता है एक्सकवेशन के दौरान ही कि एक वक्त के बाद यहाँ से आबादी दूसरे जगह, कुछ जगहों पर तो आबादी पूरा वीरान हो गया, वहाँ पर किसी तरीके का कुछ साल के बाद देखा गया कि वहाँ पर आबादी बसी ही नहीं थी। उसके बाद जो पहले हुआ करती थी वहाँ से आबादी वीरान हो गई, वहाँ से आबादी उजड़ गई, दूसरे जगह चली गई। और कुछ कुछ जगहों पर ऐसा पता लगता था कि वहाँ पर आबादी है, लेकिन उन सब आबादियों का हड़प्पन लोगों का जो तौर तरीका था, जो सिविलाइजेशन था, उससे अलग तौर तरीका इन लोगों में जो है वो पाया जा रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन लोगों का डिक्लाइन हो गया, क्योंकि बाद वाले जो लोग थे, बहुत सारी आबादी तो वीरान हो गई, और बहुत सारी आबादी में जहाँ पर बाद में लोग वहाँ पर जहाँ पर पाए गए थे, वहाँ पर इन लोगों का तौर तरीका हड़प्पन लोगों से बिल्कुल अलग था। तो माना जाता है कि हड़प्पन का डिक्लाइन हुआ। तो हड़प्पन के डिक्लाइन का क्या क्या रीज़न था, क्या क्या वजह था, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बड़े नंबर में पूछेगा या फिर छोटे नंबर में भी ये पूछता है, ज़्यादा चांसेस है छोटे नंबर में ही पूछने का। Fall of Harappan civilization. It is believed that the end of the Harappan civilization was due to the natural डिज़ास्टर। बोला जा रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो फॉल हुआ, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो ख़त्म हुई होगी वो नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ख़त्म होगी। जैसे अर्थक्वेक है, चेंजिंग वे ऑफ इंडस रिवर है, क्लाइमेट चेंज है, और डिफॉरेस्टेशन है, या आर्यन इन्वेजन है। बोला जा रहा है कि जैसे हम नेचुरल डिज़ास्टर में देखते हैं कि अर्थक्वेक, कि शायद वहाँ पे अर्थक्वेक आया होगा और उस अर्थक्वेक की वजह से, हेवी अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारी आबादी वहाँ वीरान हो गई होगी, ज़मीन वमीन धंस गया होगा, आबादी जो है वो ज़मीन के अंदर धंस गई होगी और बर्बाद हो गई होगी। तो शायद अर्थक्वेक की वजह से हुआ होगा ऐसा। दूसरा, चेंजिंग वे ऑफ द इंडस रिवर, क्योंकि वो जो आबादी थी वो आबादी कंप्लीट, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था वो इंडस या इंडस की ट्राइब्यूटरीज रिवर के किनारे थी। तो इंडस, हो सकता है कि इंडस रिवर अपना रास्ता बदल दिया हो, और इस वजह से अब इधर से पानी इन लोगों को, जहाँ पर आबादी थी, वाटर की स्कार्सिटी हुई हो, और वो लोग जो है वो दूसरे जगह फिर जा कर के बस गए होंगे। क्यों? क्योंकि पुरानी सिविलाइजेशन नदियों के किनारे बसा करती थी अपनी वाटर के रिक्वायरमेंट के लिए। तो मान लीजिए कि अगर इंडस ऐसे जो है पहले फ्लो कर रही थी, तो यहाँ पर आबादी बसी हुई थी। मान लेते हैं कि ये रिवर जो है अपना रास्ता बदल देती है, अब इस तरफ से रिवर फ्लो करना शुरू कर देती है, तो इन लोगों को वाटर की कमी होने लगी होगी, फिर ये लोग दूसरे जगह आकर के इधर कहीं बसना शुरू कर दिए होंगे। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना लोग एग्रीकल्चर वगैरह भी करते थे, और भी पेशों में लगे हुए थे, और भी ऑक्यूपेशन में लगे हुए थे। हो सकता है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ हो, टेम्परेचर वगैरह बढ़ गया हो, या फिर बारिश वगैरह नहीं होती रही होगी, जिस वजह से ये लोग इस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह मूव करते रहे होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर भी इन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। इसके बाद हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन। हो सकता है जंगलों को बड़े पैमाने पर काटने की वजह से वहाँ पर मौसम बदल गया हो, या और भी कोई रीज़न हो, ये सब चीज़ें। या हो सकता है फ्लडिंग वगैरह होती रही हो बार बार, और फ्लडिंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक्सकवेशन के दौरान देखा गया कि बार बार वहाँ पर आबादी बदली है, बार बार वहाँ पर देखा गया कि आबादी जो है उजड़ी है और आबादी बसी है। जब भी हम लोग नेक्स्ट टाइम घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा ऊंचा कर करके भर करके बनाते हैं। तो ऐसा देखा गया कि देखा गया कि बार बार आबादी उजड़ी है और बार बार फिर वहाँ पे घर वगैरह बनाया गया है, आबादी वहाँ पर बसी है। तो चूंकि नदी के किनारे था, तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि यहाँ से बार बार आबादी उजड़ती रही हो और बार बार लोग यहाँ पर बसते रहे होंगे। बार बार फ्लडिंग की वजह से जो है वो पूरा इलाका डूब जाता रहा होगा, और फिर जब फ्लड वगैरह ख़त्म होता रहा होगा तो लोग फिर से अपना घर वर दोबारा बनाते रहेंगे। तो ये जो फ्लडिंग है ये भी बहुत ज़्यादा ऐसा माना जाता है, एक्सेप्टेड है। फिर लास्ट थ्योरी जो है कि हो सकता है आर्यन इन्वेजन हुआ हो। क्यों? आर्यंस जो इसके बाद जो वैदिक पीपल हैं, ठीक है, जिनको आर्यन कहा गया, हो सकता है आर्यंस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बाहर से आए थे, तो ये आर्यंस लोग आकर के इन लोगों पर कब्जा कर लिए होंगे और इन लोगों को अपना गुलाम बना लिए होंगे, और इसी वजह से इन लोगों की रहन सहन और इन लोगों का तौर तरीका में बदलाव देखा गया, या बहुत सारे लोग वहाँ से
भाग गए होंगे, वीरान हो गया होगा, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग एक रिवीजन चैप्टर बनाएंगे इसी का, और इस चैप्टर से रिलेटेड फिर उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर एक अलग वीडियो में बनाएंगे। हमारे वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, हमारे पढ़ाई से आपको अगर फ़ायदा हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों को या और अपने साथियों को जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आप उसको भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।